तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का जो पहला बुक है समकालीन विश्व। ठीक है, क्या है? समकालीन विश्व है। उसका जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर। तो इसमें मैंने बहुत सारे कीवर्ड लिखा है हर वीडियो की तरह। इसमें जो वर्ड है, इस इंपॉर्टेंट वर्ड, उसका मतलब समझेंगे, फिर इसका मतलब का परिभाषा जानेंगे, वो क्या, इसका क्या मतलब है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप अकेले बुक को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिसके मतलब आप नहीं जानते होंगे, शायद से बहुत सारे जानते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं। तो ये वाले वर्ड हमने लिखे हैं और इसके बारे में समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। पहला वर्ड लिखा है मैंने समकालीन। समकालीन, समकालीन का मतलब होता है जो एक समय में हो, जो एक समय में हो उसको हम समकालीन कहते हैं। सम मतलब क्या होता है? बराबर, कालीन मतलब टाइम, जो एक समय में हो। ये समकालीन जो है वो भूतकाल में भी हो सकता है और वर्तमान काल में भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं गौतम बुद्ध, यानी भगवान, जो इधर लिखता हूँ मैं, जो बुद्ध थे और महावीर थे, महावीर, ये क्या थे? समकालीन थे। समकालीन मतलब एक ही समय में थे। जैसे कि मैं बोलूँ जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है ना, नाम लिख, नरेंद्र मोदी, और जो योगी हैं, ठीक है, ये भाई है, योगी हैं, वो क्या है? एक दूसरे के समकालीन है। समकालीन मतलब एक समय में ही वो एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसके एग्जाम्पल ले लेते हैं? धोनी नहीं, विराट कोहली के लेते हैं। विराट कोहली और दूसरे पाकिस्तान का प्लेयर ले लेते हैं बाबर आजम, बाबर। ठीक है, ये क्या है? दोनों एक दूसरे के समकालीन क्रिकेटर हैं। समकालीन मतलब एक ही समय के क्रिकेटर हैं, मतलब एक ही टाइम पीरियड पे क्या है? एक क्रिकेटर है। तो ऐसे ही समकालीन विश्व में पढ़ना है कि एक ही समय के बारे में होता है। समकालीन मतलब एक समय में ही, जैसे समझ में आया। अगला आता है समर स्थली। समर स्थली का मतलब होता है युद्ध का मैदान। क्या होता है? युद्ध का मैदान, उसको हम समर स्थली कहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इंडिया गेट पे एक जगह है वॉर मेमोरियल। क्या है? वॉर मेमोरियल है। ठीक है, तो उसको हिंदी में समर स्थली कहते हैं या समर स्थल कहते हैं। जहाँ पर युद्ध होते हैं उसको हम समर स्थल कहते हैं। समर का मतलब यहाँ पे युद्ध है। ठीक है, यहाँ पे विंटर महीने वाला गर्मी नहीं है। गुट निरपेक्ष, गुट का मतलब होता है समूह। क्या होता है? गुट का मतलब समूह। ठीक है, अनिरपेक्ष मीन्स अलग अलग, निरपेक्ष मतलब अलग अलग। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, उसको हम क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष कहते हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है ना होना, किसी चीज़ का नहीं होना। बोलते हैं ना, गरीबी पढ़ते होंगे, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी, है ना। तो निरपेक्ष मतलब टोटली, गुट मतलब यहाँ पे समूह है, तो समूह से बिल्कुल अलग होना। मूल्यांकन का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू बताना। वैल्यू बताना इन द सेंस कि उसके अंदर पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात दोनों को जब बताओगे उसका मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। जब किसी चीज़ की आप पॉजिटिव साइड भी बताते हैं और नेगेटिव साइड, यानी अच्छी बात भी और बुरी बात भी बताते हैं, तो उसको हम कहते हैं मूल्यांकन किया जा रहा है। जैसे आपका एग्जाम जो होता है उसमें लिखा होता है ना इवैल्यूएशन, उसको बोलते हैं मूल्यांकन बोलते हैं। जिसमें आपका अच्छे पक्ष भी देखा जाता है और बुरा पक्ष भी देखते हैं, उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। क्वेश्चन में आता है इस शब्द की मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है। तख्ता पलट का मतलब होता है, सीधी सी बात है कि एक सरकार को हटा के दूसरी सरकार जब आ जाती है, यानी एक व्यक्ति को हटा के दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। जनरली हम पॉलिटिकल साइंस के में ये शब्द पढ़ते हैं। जब आप एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार की स्थापना कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तख्ता पलट कहते हैं। जैसे भारत के पड़ोसी एक देश है म्यांमार, कौन सा है देश है? म्यांमार देश है, उसमें अभी तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलट मतलब जो वहाँ की सरकार थी उसको हटा के दूसरे ने ले लिया, अगर जानते होंगे। आनबाग सी करें, कुछ महिला के नाम है उनका। युद्ध का मतलब होता है कि ऐसा लड़ाई जिसके अंदर कम से कम 1000 लोग मारे जाते हैं, उसको हम युद्ध कहते हैं। युद्ध का सिंपल से यही परिभाषा है, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे जाएं, कम से कम 1000 लोग मारे जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? युद्ध बोलते हैं। फिर आता है समाजवाद और पूंजीवाद। इस चैप्टर का जो शीत युद्ध कैसे क्यों आया, उसका कारण ही है समाजवाद और पूंजीवाद। अगर समाजवाद और पूंजीवाद समझ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति क्यों हुई, शीत युद्ध की उत्पत्ति क्यों है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समाजवाद और पूंजीवाद। इसको आप समझने का प्रयास करिए। समाजवाद में इसको समझाने का सबसे सरल तरीके में प्रयास करूंगा, समाजवाद और पूंजीवाद। तो पहले चलते हैं पूंजीवाद। पहले क्या समझेंगे अपन? पूंजीवाद। पूंजीवाद, पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद होता है ना, ये अमीरों की विचारधारा है। इसमें अमीरों की विचारधारा है, इसमें व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पे ध्यान दिया जाता है? व्यक्ति पर। आपकी स्वतंत्रता, किस पे? स्वतंत्रता पे ध्यान दी जाती है। ठीक है, आपकी क्या पर्सनल चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दी जाती है। जो पूंजीवाद भी आया ना, ते भी किसी के विरोध में आया था, सामंतवाद के विरोध में पूंजीवाद का निर्माण हुआ। इसमें क्या होता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर होता है
कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं, कैसे उत्पादन किया जाए, क्यों किया जाए, इस सब का नियंत्रण मार्केट करती है। मार्केट तय करती है किसमें, पूंजीवाद के अंदर तय करती है कि एक चीज़ का पर्टिकुलर मार्केट का प्राइस क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये कौन तय करता है, मार्केट तय करता है। जहाँ पर भी आप पैसे देने की बात हो, आप मान लीजिए कोई सर्विस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, XYZ कुछ भी ले रहे हैं, XYZ ले रहे हैं, अगर इसके लिए पैसा लग रहा है, इसके लिए अच्छा खासा पैसा लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, इस सब के लिए पैसा लग रहा है, तो क्या है, वो पूंजीवाद है। सिंपल से इतना समझिए। अगला आता है समाजवाद। समाजवाद, ये विचारधारा गरीबों की विचारधारा है। ये किसकी विचारधारा है, गरीब लोगों की विचारधारा। कौन सी है, समाजवाद विचारधारा है। इसमें व्यक्ति पे फोकस नहीं किया जाता है, इसमें व्यक्ति पर फोकस नहीं किया जाता है, इसमें समाज पर फोकस किया जाता है। लेकिन पूंजीवाद में व्यक्ति पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, समाज पर कम फोकस किया जाता है। समझना है, ये वर्गहीन समाज की बात करता है, कहता है सरकार नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर होना चाहिए, यानी अंबानी भी उसी बस में चले और मैं भी उसी बस में चलूँ, वो समाजवाद की विचारधारा है। लेकिन ये कहता है नहीं, आपके पास जितना पैसा है उतना पैसा कमाइए, ये पूंजीवाद कहता है। तो ये बस बेसिक था, यही मतलब था पूंजीवाद में चीज़ों पे पैसे खर्च किया जाता है। पैसा मतलब कि आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, लेकिन समाजवाद कहता है नहीं, उतना नहीं कमाना, समाज को लेकर साथ में चलना है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर आता है शीत युद्ध। शीत युद्ध कुछ नहीं था, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच के जो अंतर्राष्ट्रीय तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, उसको शीत युद्ध कहा गया, जिसमें कि एक तरफ समाजवाद था, एक तरफ पूंजीवाद था। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई कि मतलब पूंजीवाद अच्छा है कि समाजवाद अच्छा है। इसी को क्या बोला गया, अब शीत युद्ध बोला गया, यानी कोल्ड वॉर इसी को कहा गया। यूएसए यानी अमेरिका और जो सोवियत संघ था, इनके बीच वैचारिक जो लड़ाई था, मतलब कौन सा अच्छा है, पूंजीवाद अच्छा है या समाजवाद अच्छा है, ये लेकर भिड़ गए। जैसे मान लेते हैं, जैसे क्रिकेट देखते होंगे आप, एक तरफ विराट कोहली है, एक तरफ विराट कोहली है, दूसरे तरफ किसको रख ले, किसी भी क्रिकेटर को रख ले सकते हैं हम, KL राहुल है। अब बताओ इसमें से अच्छा कौन है, इसमें से अच्छा कौन है, तो अब दोनों ही अपने अपने जगह अच्छे हैं। लेकिन मान लो लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं विराट कोहली अच्छा है, कोई बोलता नहीं KL राहुल अच्छा। वैसे ही अमेरिका और सोवियत संघ जो थे, वो सोवियत संघ कहता था भाई पूंजीवाद बेकार है, पूंजीवाद बेकार है, और अमेरिका कहता था पूंजीवाद अच्छा है। सोवियत संघ क्या कहता था कि पूंजीवाद बेकार है, समाजवाद अच्छा है। फिर पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट जो था शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु था, क्लाइमेक्स था। बोलता है ना कैरीमिनाटी, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, तो ऐसे ही क्लाइमेक्स था। क्यों था क्लाइमेक्स, ये बात करेंगे। 1962 में हुआ था कि अमेरिका जो था यहाँ पे अपना दबदबा था, यहाँ पे एक बंदा आया फिदेल कास्ट्रो, उसने हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि जो निजी संपत्ति थी, जो फैक्ट्री थे, उद्योग थे, जो भी थे, उसको देश को समर्पित कर देना, वो राष्ट्रीयकरण कहलाता है। फिर आता है द्वि ध्रुवीय विश्व का आरंभ, कि जो दुनिया थी वो दो भागों में बट गए। ध्रुव का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी एक सुंदर सी पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये सुंदर सी पृथ्वी है, इसके दो ध्रुव है। ध्रुव मतलब एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। दूसरी वाली पॉइंट है, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अब दो बन गए ना, वैसे ही पूरी दुनिया ना दो भागों में बट गई, इसीलिए बोला गया द्विध्रुवीय विश्व। एक तरफ कौन था, अमेरिका था, दूसरी तरफ कौन था, अपना रूस था। रूस बोले तो सोवियत संघ था, और सोवियत संघ कहता था समाजवाद अच्छा है, और दूसरा जो अमेरिका था वो कहता था पूंजीवाद अच्छा है। तो इसी को लेके जो बंटवारा हुआ उसी को बोला गया दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दो दुनिया बन चुकी है, एक पूंजीवाद को मानने वाली या दूसरी किसको मानने वाली, समाजवाद को मानने वाली। तीसरा आता है शीत युद्ध के दायरे। दायरे मतलब कहाँ कहाँ फाइट हुआ, इसके लिए कहाँ कहाँ पे संघर्ष हुए, तो अफगानिस्तान हो गया आपका, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला, ठीक है, कांगो के अंदर इनका दायरा था। भारत भी से अछूता नहीं रहा, इसका इफेक्ट भारत पे भी पड़ा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शीत युद्ध का दायरा। इसके मतलब कहाँ कहाँ पे इसकी इफेक्ट पड़ा, बर्लिन हो गया, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, तो वहाँ पर भी इसके लड़ा कहाँ कहाँ गया, दायरे का मतलब ये होता है। फिर आता है नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नौ में क्या मतलब नया, नौ मीन्स नया, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, जिसमें बहुत सारे देश शामिल हो, अमेरिका, भारत, जापान, चाइना, कोरिया, ये सब है ना। जब भी एक से अधिक देश होंगे ना तो अंतर्राष्ट्रीय मैच सुनते हो ना, कहते हैं इंटरनेशनल मैच है, यानी एक से अधिक देश हैं उसमें, एक तो होगा, एक से दूसरा देश भी होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये 1972 में आया, अंकटाड नाम का कोई संस्था है, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम की एक संस्था है। तो ये इसने एक नौ अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था बनाया इसने।
इसमें ये था कि जो गरीब देश है तो उनके जो संसाधन है उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, तो देश वाले के, जिसका है उसका नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा ये था कि जो मार्केट प्लेसेस है, जो अमेरिका के मार्केट है, जो यूरोप की मार्केट है, वहाँ पे जो गरीब देश है उनके भी सामान वहाँ पे बिकना चाहिए। तीसरा इसमें यह था कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मतलब जो प्रौद्योगिकी की है, वो जब हम अमेरिका से मंगाए, जापान से मंगाए, रूस से मंगाए, जर्मनी से मंगाए, तो उनका सामान इन लोगों को आसान और सस्ते रेट पे मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें था। फिर आता है भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध, भारत और शीत युद्ध में यही संबंध था, भारत ना तो दूसरे देश को सपोर्ट किया ना तो किसी और को सपोर्ट किया। इसने दोनों को कहा कि भाई आप लोग लड़ाई उड़ाई ना करें, इसमें आप लोगों की बेहतरी है। भारत ना तो अमेरिका के पक्ष में गया और ना तो ये रूस के पक्ष में गया। इसकी भारत की इतनी सी कहानी थी। तो भारत को लेकर कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हुई। लोगों ने कहा कि भारत तो ऐसी है भाई, मतलब अपने उल्लू सीधा करता है, किसी ने कहा कि बेकार है, किसी ने कहा नहीं सही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसी मतलब आगे पार्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी।